पढ़ना। आप देख रहे हैं गांव के लोग। सभ्यता के विकास के साथ साथ ही वेश्यावृत्ति का जन्म हुआ और हमारे समाज में ये कुरीति बरसों से चली आ रही है और इसको दूर करने का उपाय अभी तक कारगर नहीं हो पाया है। धार्मिक ग्रंथों में, साहित्य में वेश्याओं के ऊपर अनेक कहानियाँ और उपन्यास लिखे गए, जिनमें रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार अलेक्जेंडर कुप्रेन का उपन्यास गाड़ी वालों का कटरा बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा, जिसमें वेश्याओं के मोहल्ले का दर्दनाक चित्रण है। इसी तरीके से मिर्ज़ा हादी रुस्वा का उपन्यास उमराव जान भी लिखा गया और अमृतलाल नागर का उपन्यास कोठे वालियाँ, और इस तरीके से बहुत सारे साहित्यकारों ने अपनी कहानी और उपन्यास में वेश्याओं को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी। बनारस का एक इलाका शिवदासपुर है, जहाँ पर वेश्याओं का निवास है। वो देह व्यापार का काम करती हैं और भयानक जीवन जीती हैं। उनकी इस कष्ट को दूर करने के लिए एक सामाजिक संस्था गुड़िया ने कदम उठाया और गुड़िया के निदेशक और संस्थापक हमारे बीच मौजूद है अजीत सिंह जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, इसी विषय को लेकर। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये काम की शुरुआत किस प्रेरणा से की, यानी आपको कैसी प्रेरणा मिली, किस तरीके से प्रेरणा मिली कि आप इनके बीच काम कर सकें और किन किन पड़ावों या किन किन उससे आपको गुजरना पड़ा? देखिए, इसकी शुरुआत तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में पढ़ता था तभी हो गई, और इससे पहले हमने कहीं कोई काम नहीं किया था इस मुद्दे पर, क्योंकि मैं खुद 17 साल का था। लेकिन इत्तफाकन एक शादी में एक तवायफ से भेंट हुई जो रात भर नृत्य कर रही थी, और वो देखकर मुझे मैं बहुत विचलित हुआ और मैंने सीधे पहला ही सवाल मैंने उससे किया। जब अगले दिन सुबह तक मैंने उसका इंतज़ार किया, सुबह मैंने बोला कि क्या मैं आपके बच्चे गोद ले सकता हूँ? उससे बिल्कुल हंस कर उसे तफरी में उस बात को उड़ा दिया। लेकिन मैंने उसको सीरियसली लिया और फिर उसको मैं करीब 2 सालों तक फॉलोअप किया। उसको मैंने फॉलोअप करने के बाद फिर क्या उम्र रही होगी आपकी तब? मैं 17 साल। अच्छा, 17 साल में। मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, और उसके बाद फिर मैं उस पर सफल रहा। करीब 2 साल बाद मैं उन बच्चों को अपने घर लाया। लेकिन बड़ी अपने आप में बड़ी जद्दोजहद शुरू हो गई, उस समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, है ना, दोस्तों यारों की तरफ से यही था कि इल्ज़ाम कि भाई ये कौन सा काम है। समाज सेवा किया लेकिन बाद में करते, जब उम्र हो जाएगी तब करो, या अगर करना ही तो ये कौन सा काम है। मैं समझता हूँ कि अगर समाज सेवा करना है तो आज और अभी करना है, और उस बिंदु पर करना है जो हमें लगता है कि जहाँ ज़रूरत है। इसलिए कि कोई एनजीओ चलाना है, कोई दुकान चलानी है, इसलिए तो हमने समाज सेवा नहीं शुरुआत किया। साथियों ने भी यही कहा कि भाई एनजीओ में ऐसे चीज़ों में प्रोजेक्ट नहीं मिलता। हमने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए हमने कभी काम नहीं किया, है ना। कभी अच्छा, जब आप विलास ने किया तो वो कोई प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने काम नहीं किया, कभी प्रोजेक्ट उनको नहीं मिला। वो भी समाज सेवक ही थे, है ना। और उन्होंने कोई हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से कोई पीएचडी भी नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि वो जो मेरे आंखों के सामने था, जिस रूप में था, और अगर गलत था तो मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, और मैंने तुरंत त्वरित कार्रवाई की। मतलब ये बिल्कुल वाइल्ड शुरुआत थी मेरी। मैंने कोई गणितज्ञ जैसे मैंने दिमाग नहीं लगाया उसमें। अगर ज़रूरत है तो मुझे कूदना चाहिए, आगे पीछे नहीं सोचा आपने? बिल्कुल। अच्छा, जब उस बच्चे को आप घर ले आए तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी नहीं थी और आप उस तरीके से कोई काम भी नहीं कर रहे थे। हाँ, ये मैंने जैसे कहा कि घर से लेके, दोस्तों से लेके, परिवार से लेके, रिश्तेदारों से लेकर एक बड़ी बड़ी सामाजिक जो पूरा आपको समझे कटघरे में लोग खड़ा कर देते हैं, आपको बिल्कुल गिल्टी फील करा देते हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा कोई गलत काम कर दिया है, कोई मर्डर कर दिया हो। बाहर वाले तो ठीक है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं घर के सदस्यों के साथ, उनका रिएक्शन थोड़ा अलग ही आया। वही मैं बता रहा हूँ, उनके लिए भी सेम चीज़ है। तो ये आपको, और जो सच पूछे तो स्कूल में बताया था कि भाई भगत सिंह बनो और मदर टेरेसा बनो मैडम ने, और जो सच में जीवन में करो तो आपको जब सूली पर लटकाने के लिए लोग तैयार हैं। तो वही हाल घर में भी था, है ना। और तो और लोगों ने कहा कि अरे बच्चे ले ही आए तो क्या हुआ, तुम तवाइफ के भी बच्चे लाए तो क्या हुआ, लेकिन ये मुसलमान के बच्चे ले आए। अच्छा। तो ये और अपने आप में बड़ी विडम्बना थी कि भाई हमको तो स्कूल में सिखाया गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, है ना। और वो जो पढ़ाई थी और वो जो हकीकत है उसमें इतना गैप।
और वो दोगला जीवन हम जी नहीं सकते और ना आज तक मैं जिया हूँ। मुझे जो लगा, जो मेरा मिजाज किया और जो समाज के लिए और इस सृष्टि के लिए सही है वो हमने किया। अच्छा, ये तो सैद्धांतिक बातें हमको वैसे भी स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है, लेकिन जब व्यवहार में उसको अमल में लाना होता है तो बड़ा कठिन हो जाता है। और ऐसे बच्चे के लिए जो कि उसको बहुत अच्छे से सीखता है और अपने व्यवहार में उसको लाने की कोशिश करता है। जब व्यक्तियों के जीवन में दोगलापन आ जाएगा तो फिर परिवार भी ऐसे ही दोगले खड़े होंगे और समाज भी ऐसा ही दोगला बनेगा, क्योंकि उनको उस है ना? माहौल में रहना तो इसलिए तरक्की का पैमाना भी दोगला हो जाएगा। तरक्की का पैमाना सिर्फ बिल्डिंग और कार और मोटर हो गया है ना? यहाँ इंसानियत नहीं, यहाँ मोहब्बत नहीं, सबको रोटी नहीं, यहाँ नंगे धड़ंगे लोग घूम रहे हैं और आप कहते हो बरकत हो रही है। तो जैसा आप शुरुआत करेंगे वैसे ही समाज का निर्माण भी होगा। अच्छा, आपने अपनी संस्था का नाम गुड़िया रखा, तो ये क्या सोच कर रखा है गुड़िया, और किस तरीके का काम होता है? सिंपल है कि भाई आप गुड़ियाओं से खेलते हो और फेंक देते हो, है ना? तो ये बेसिकली इसी सोच के साथ रखा गया कि ये ना हो, है ना? और जब गुड्डा गुड़िया, तो गुड़ियाओं से लोग जनरली खेलते हैं और फेंक देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रेड लाइट एरिया में जो महिलाएं हैं, बच्चे, उनके साथ भी ऐसे ही दोहन और शोषण होता है। तो फिर उसको कैसे रोका जाए और कैसे उसको, इसलिए मैंने बड़ा सिंबॉलिकली मैंने गुड़िया उसको। अच्छा, आपने उस बच्चे को घर ले आए तब तो बहुत विवाद हुआ और बहुत विरोध हुआ, लेकिन जब आप फील्ड में यानी काम करने गए या लोगों को बचाने गए या उनके लिए कुछ करने गए, तो वहाँ पर कैसी प्रतिक्रिया हुई और किस तरीके से आप वहाँ पर जाकर काम की शुरुआत कर पाए? क्योंकि किसी भी संस्था में जाकर तो ये नहीं बोल सकते कि हम आपके लिए ये काम करेंगे या आपको इस तरीके से बचाएंगे, तो उसकी शुरुआत कैसे? कोई संस्था वगैरह थी नहीं मेरे पूरे देश में, मेरे नॉलेज में, संज्ञान में नहीं था कि कोई इस मुद्दे पर काम कर रहा है, बाल वेश्यावृत्ति या जो बच्चियों की तस्करी के मुद्दे पर काम कर रहा है। शायद मैं देश का पहला व्यक्ति था 1988 में। तो इसलिए दूसरे से सीखने का तो सौभाग्य नहीं मिला। अपने आप ही रोज घोड़े पर चढ़े और घोड़े से गिरे, है ना? खुद ही हमको सीखना पड़ा, खुद मैंने अपनी रचना की, ठीक है? तो ये अब ये बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको अपनी मोटी चमड़ी करके अंदर जाना पड़ता था और आना पड़ता था। ना वहाँ आप किसी को जानते हो, ना कोई आपका रिश्तेदार है, ना कोई चाहने वाला, तो किस तरह की कठिनाइयाँ हुई? तो अरे हम तो कहते हैं वहाँ जाना और आना अपने आप में रोज सर्कस होता था, है ना? अच्छा। और जिस ढंग से आपको छेड़ा जाता था, बदमाशी करते थे लोग, दलाल हैं, महिलाएं हैं, वो उनको क्या मालूम कि आप कोई सेवा भाव से आ रहे हो, है? और आपके सीने पर तो नहीं लिखा हुआ है। तो आपको एक जन्म लग जाता है इस चीज़ को बताने में, 10-5 साल लग जाते हैं। अगर आपके स्टेमिना नहीं है, आपके अंदर वो धैर्य नहीं है, तो फिर ये सब काम आपके लिए नहीं है। और ये बहुत जोड़ घटाना से, मैंने कहा ना, गणितज्ञ जैसे ये सब काम नहीं होता है। आपने कुर्बानी कर दी तो फिर कर दिया, आपने जब कूद गए तो फिर कूद दिया, वो ओखली में सर डाल दिया, अब 1 लगेगा कि 5 लगेगा, अब आपको गिरने की तो वहाँ के लोगों को कैसे आप समझा पाते थे जब उस एरिया में जाते थे, महिलाओं से और बच्चों से? जब हम आज तक किसी को समझाने का काम नहीं, हमारा काम करने का मेरा मतलब है कि किस तरीके से बात रखते थे। एग्जैक्टली, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई डायरेक्ट किसी को कभी प्रवचन नहीं दिया कि ये गलत और एक सही है। गलत और सही के जो मैं प्रवचन कभी नहीं किया, मतलब जजमेंटल नहीं रहा कभी। हाँ, मैंने उसके बगल में एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की अपने कृत्यों से। बच्चों को पढ़ाना है या उनको दवा है या दारू है, जो भी व्हाटएवर, उनको जो छोटा छोटा सहयोग कर सकते, करते 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 एक लंबी लकीर भी बगल में खींचा, और तब उनको लगा कि कोई अलग है, कोई अलग बंदा है। क्योंकि आपको कर ही बताना है, प्रवचन से काम वहाँ चलेगा नहीं, ठीक है? वहाँ बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, है ना? तो ये अपने आप में, और सिर्फ वहीं क्यों, रेड लाइट एरिया में क्यों, आम जिंदगी में आप देखिए ना, जो आदमी जो बोल रहा है वो बोल नहीं रहा है, वो हंस रहा है वो हंस नहीं रहा है। हमारा तो एंटीना खड़ा हो जाता है आदमी से मिलने के बाद कि भाई ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि वो सच्चाई लोगों के अंदर नहीं है। वो ना करने की हिम्मत आपके सामने में, वो दोगले चरित्र जैसे पेश आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों का संगत ही ना मिले तो ज़्यादा हम अपने आप को सौभाग्यवान महसूस करते हैं। तो ऐसी कोई घटना आपको याद है जो आपको ऐसा लगा हो कि आज तक याद रही वो घटना, और उस जगह पर जाने की वजह? खैर बहुत अनुभव है। एक बार मैं शाम को पेड़ के नीचे, मैं तो सड़क पर बस पेड़ के नीचे मैं बच्चों का अपना स्कूटर खड़ा करके पढ़ाने लग जाता था। उसी क्रम में एक बार एक पुलिस रेड हुई, तो सारे बच्चे मेरे उठकर भाग गए। जो लड़कियां 14 साल 12 साल 13 साल वाली, वो भी सब, वो छोटे भी, वो एक दहशत हुआ करती थी उस ज़माने में, है ना? कि ऐसे मतलब जैसे महिलाएं बिल्कुल अपने आप को मतलब कि दोषी समझ कर ही रहती थी, और जो कि कानून इसके विपरीत है। जो ITP एक्ट है बेसिकली वो मानव तस्करों को, दलालों को, कोठे मालिकों को अपराधी ठहराता है, और बल्कि अगर देखा जाए तो इन औरतों को प्रोटेक्शन देने की बात करता है।
ठीक है। लेकिन हमेशा कानून को गलत ढंग से मर्द समाज ने अपने नज़रिए से इस्तेमाल किया। तो नेचुरली पुलिस में जो मेल पुलिस ज़्यादा है तो स्वाभाविक है उसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने अपने ढंग से किया। तो ऐसे एक रेड हुई जिसमें बच्चे डर के भागे, हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, और उसमें एक बच्ची जाकर कुएं में गिर गई। अच्छा। और कुएं में गिर गई, अब सब तमाशा देख रहे हैं, मतलब उसके लिए मरने के लिए छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि न करने की बात और गुजर जाने वाली बात मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, हमसे कुछ नहीं होगा, हम एक ही पत्थर मारेंगे कि लेकिन हम लहा कर मारेंगे, है ना, हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है ना। हम पूरी दुनिया नहीं बदलेंगे, हम अपना जिला बदलेंगे, हम अपना कॉलोनी बदलेंगे, लेकिन हम स्वीकारेंगे नहीं, यथा स्थिति हमें मंजूर नहीं है ना। एक नई एक और सुंदर दुनिया गढ़ी जा सकती है, बनाई जा सकती है ना। एक इंसानियत का पैगाम दिया जा सकता है, इसमें मैं बिल्कुल शिद्दत से विश्वास रखता हूँ। तो मैं देखते देखते फिर मैं भी कूद गया उसके अंदर। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, मतलब हम मरने दें किसी को, सब तमाशा देख रहे हैं। तो कूद तो गए हम, लेकिन हमें भी तैरना नहीं आता था हम भी फंस गए उसी के अंदर। और फिर बड़ी मुश्किल से खैर होता, हमने मृत्यु को आंख में आंख डालकर देखा जीवन में। और मैं समझता हूँ जिस दिन आप मृत्यु को आंख में आंख डालकर देख लेते हो, आप सिकुड़ जाते हो, है ना। वही सबसे बड़ा सच है। उस सच को अगर आप देखना चाहो तो आप तो रोज ही दिखता है, और आप जब देखते हो तो आप खुद सिकुड़ जाओगे, एक श्रिंक कर जाओगे, एक जर्रे से ज़्यादा आप कुछ नहीं हो। और जब आप कुछ नहीं होते हो, जब आप अहंकारी नहीं होते हो, तब इस सृष्टि से एक हो जाते हो। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो भंगी हो, है ना। आप इसके, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो नाले हो, आप किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो वो आप मोहब्बत हो जाएगा इस सृष्टि से ही, है ना। और एग्जैक्टली मेरी जो समझदारी विकसित हुई मृत्यु को जानने और देखने के बाद, जो मेरी अपनी समझदारी विकसित थी, वो मेरे लिए ही सर्वोपरि है। बच्ची बच गई फिर? जी हाँ, बच्ची तो बची बड़ी मुश्किल से। एक बार रस्सी गिराई गई, हम दोनों आए, लेकिन हम गिर गए रास्ते में ही। अब आने की हिम्मत नहीं बच गई, कोई स्टेमिना नहीं बच गया, और हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे, मरने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर फिर रस्सी आई, और फिर मैंने सोचा कि अब एक ही जा सकता है एक बारी में। और बहुत मुश्किल फैसला होता है पढ़ना जी, बहुत मुश्किल फैसला होता है। आई रस्सी तो मैं उसको देखता रहा। मैंने उस लड़की के कमर में मैंने रस्सी बांध दिया, है ना। मैंने कहा तुम जाओ, और मैं वहीं पड़ा रहा, उसको मैंने जाने दिया, वो चली गई। और मुझे आज भी बहुत खुशी है, मैंने अपने नज़रों में गिर गया होता कि मैंने उसको पहले जाने दिया, है ना। तो ये है कहानी। तो एक बड़ी ही मेरे जीवन में भी बड़ा उसका प्रभाव है। प्लस जो आपने घटना की बात की, तो घटना तो अपने आप में है ही। अच्छा, जिन बच्चियों को आप पढ़ाते हैं या स्कूल, क्या वो स्कूल जाती हैं, उनको स्कूल में एडमिशन मिलते हैं? क्योंकि आप तो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम शुरू में होती थी, स्कूल में प्रॉब्लम होती थी, उनके साथ थोड़ा भेदभाव किया जाता था, वो जाने से घबराते थे। तो पहले 5 बच्चों को हमने बल्कि प्रधान से सर्टिफिकेट बनवा कर शिवदासपुर से भेजा था, उनको रोज छोड़ने जाते थे। इतना मुश्किल काम था वो उस जमाने में, है ना। लेकिन फिर उसके साथ साथ अब तो हमारे समझ लीजिए सारे बच्चों को लगभग हमने स्कूल में एडमिट करा दिया, उनकी फीस देते हैं, उनकी कॉपी देते हैं, ठीक है। तो ये उनके जो भी उनको ट्यूशन देते हैं, उनको जूता कपड़ा अगर ज़रूरत होती है तो देते हैं, ठीक है, उनको भोजन देते हैं, उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। तो मतलब संपूर्णता में बहुत, अब तो मैं समझता हूँ कई 100 बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, मेन स्ट्रीम में, अलग अलग जो बड़वाडी और बनारस के स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे जाते हैं। आप ये जो काम कर रहे हैं, तो ये तो केवल बनारस में, और आप पूरे देश में या पूरे प्रदेश में कहाँ पर इन लोगों के बीच काम कर रहे हैं, और वहाँ पर किस तरीके की स्थिति है? देखिए, जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, बच्चियों को मुक्त कराने की बात है, उसके लिए तो हम देश में कहीं भी चले जाते हैं। हम लोगों ने नेपाल से लेकर और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, मतलब इस देश के मतलब अधिकांश प्रांतों में जाकर हम लोगों ने, तमिलनाडु, लड़कियों को, बच्चियों को रेस्क्यू किया है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, जहाँ एक कंसिस्टेंट प्रोग्राम की बात है, वो हम बनारस के रेड लाइट एरिया में करते हैं, यहाँ पर मऊ में करते हैं, और मध्य प्रदेश में बीड़िया जाति के साथ करते हैं, जहाँ और रचनात्मक काम भी हम लोग कर रहे हैं,
ठीक है। और जहाँ तक लीगल केसेस का बात है, वो हम जिन बच्चों को मुक्त कराते हैं उनको सबको फिर हम लीगल सपोर्ट देते हैं, फॉलो अप भी करते रहते होंगे आप। उनको लीगल सपोर्ट बता, उनको घर तक को पहुँचाना, उनके माँ बाप को आइडेंटिफाई करना, होम वेरिफिकेशन करना, उनको घरों तक पहुँचाना, उनके मुकदमों को लड़ना, सब निःशुल्क करते हैं हम लोग, क्योंकि हम अंजाम तक चीज़ों का पहुंचाना चाहते हैं। और इसी क्रम में आप देखिए, देश का सबसे बड़ा, देश क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्विक्शन हमने अभी 2 दिन पहले करवाया इलाहाबाद, जो मीरगंज रेड लाइट एरिया से हमने बच्चियों को रेस्क्यू किया था, करीब 150 बच्चियों को रेस्क्यू किया था। उसमें 41 जो मानव तस्कर हैं और कोठे मालिक हैं, उनको 14 साल की सज़ा मिली है। अच्छा, है ना। और ये उसमें 6 तो मर गए जेल में ही और एक अभी भगोड़ा हो गया है। तो कुल 48 में मतलब 48 लोग पकड़े गए थे। ये अपने आप में इतिहास है। तो मैं बिल्कुल अंजाम तक इसको ले जाता हूँ। गुड़िया का ये स्ट्रेटजी यही है, बिल्कुल होलिस्टिक एंड टू एंड स्ट्रेटजी इसको हम लोग कहते हैं, कि हम थोड़ा ही करेंगे लेकिन खूबसूरत करेंगे, बिल्कुल आखिर तक लड़ेंगे, ताकि वो एक नज़ीर बने इस देश में। यहाँ सबका आदत है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बड़ा भ्रष्टाचार हो, कुछ ना हुई, है ना। जब कुछ काहे ना हुई, है ना, हम आप करेंगे तो क्यों नहीं होगा। लेकिन हम लोग सब चुपचाप, है ना, चेहरों को ढककर अपने शुतुरमुर्ग जैसे बालू में अपने सरों को गाड़ ले रहे हैं, सोचते हैं कि खतरा और आंधी चली जाएगी। तो ऐसे तो बदलाव नहीं आएगा समाज का, है ना। ऐसे तो लोगों की जिंदगियों में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। और ये हम सिर्फ रेड लाइट एरिया के संदर्भ में क्यों देख रहे हैं, ये हम अपने आप की जिंदगियों में क्यों नहीं देख रहे हैं। हम बेरोजगार हैं, हम भूखे हैं, हम नंगे हैं। दुनिया के सबसे भूखे देशों में हिंदुस्तान है सबसे नीचे, है ना। हैप्पीनेस के पैमाने पर भी सबसे नीचे है ये देश, है ना। किस बरकत की आप बात कर रहे हैं, किस तरक्की की आप बात कर रहे हैं, है ना। रोड और बिल्डिंग बनवा देने बरकत नहीं। अरे उस देश में इंसान रहता है, और वो इंसान अगर भूखा और नंगा और बेरोजगार है तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आप बेड़िया जनजाति के साथ भी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरीके की स्थिति और वो जनजाति इस पेशे में कैसे आ जाती है? देखिए, बेड़िया जाति से जो नॉर्मल रेड लाइट एरिया में वहाँ तस्करी कर बच्चा लाया जाता है, उनको बंधक बना कर रखा जाता है और उनकी कमाई पर जिया जाता है। लेकिन जो बेड़िया, नट, बाछड़ा, ये बहुत समाज है जो परंपरागत रूप से पारिवारिक इनका ये पेशा होता है, तो ये उसको बड़े शौक से करते हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल उनके धर्म का हिस्सा है अच्छा। ना। हाँ जी। तो लेकिन वहाँ पर, इसलिए वहाँ आप रेस्क्यू किससे करोगे, माँ से बेटी तो रेस्क्यू नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ एक अलग मॉडल हमने खड़ा किया है। जैसा हमने सफल मॉडल बनारस में खड़ा किया, और इस मॉडल की सफलता इस चीज़ से आप आंक सकते हैं कि हिंदुस्तान का पहला रेड लाइट एरिया बनारस है जहाँ बाल वेश्यावृत्ति लगभग बंद हो गई है ना। और इसके लिए हमें मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला इस बात पर लेकर। तो लेकिन उसी स्ट्रेटजी का एक दूसरा पार्ट है जो बेड़ियाओं के साथ हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग अब किसका रेस्क्यू किससे होगा, माँ का, बच्चे का रेस्क्यू माँ से नहीं कर सकते आप, क्योंकि परंपरागत रूप से चल रहा है। तो वहाँ हम उनके बीच में एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे उनके बीच में रह रहे हैं। पिछले 22 साल से उन्हीं के बीच में मैं रहता हूँ, उन्हीं के बीच में जीता हूँ, उन्हीं के यहाँ खाता हूँ, उनका नृत्य मैंने सीखा है, पूरा मतलब कल्चरल रूप से उनसे मैं एक होने की कोशिश हो गया। और तब बदलाव की एक अलग आंधी आ गया। मेरे बिना कहे 100% घरों से बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ पर। ये अपने आप में इतिहास है। कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई पैसा, हम प्रोजेक्ट लेते ही नहीं, उसके लिए कोई पैसा किसी से नहीं मांगते हैं। चूंकि मैं वहाँ हूँ, मैं उनका हिस्सा हूँ, उनके परिवार का हिस्सा हूँ, तो जो कह दिया वो स्वीकारने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा सोशल वर्क हमारे किताबों से गायब हो गया। हम अपनी जिंदगी खपाने के लिए तैयार नहीं है। एनजीओ क्या, मैंने बार बार बोला है कि एनजीओ तो एक दुकान बनकर रह गई है। आप एनजीओ में आप यही भूल गए हैं कि आप किस तरफ से खड़े हैं। आप जनता का पक्ष लेकर खड़े हैं कि सरकार के पक्ष के लिए खड़े हैं। सामाजिक सरोकारों से काम करने वाले लोग आए क्यों इस धरती पर? अगर सब कुछ सही होता तो हमारी जरूरत नहीं होती, और अगर सब कुछ सही नहीं है तो हमें जनता का पक्ष लेकर खड़ा होना होगा। ये पंडा तो क्लियर रहे, हम किसी है ना। और हमें वो सवालिया संस्कृति को जीवंत रखना पड़ेगा। जब है ना, हमको प्रजातंत्र में प्रजा के पक्ष में खड़ा होगा, तंत्र के पक्ष में हमें नहीं खड़ा होना है। तभी तो एक उसमें डेंट करेंगे, तभी तो जब उसके अंदर डेंट करेंगे, उसके अंदर त्रुटि को पकड़ेंगे, तभी तो नए का विकास होगा, नए की रचना होगी। तो हमें तो अपने गृहबान में झांकने की जरूरत है। जो सामाजिक काम कर रहे हैं लोग, जो एनजीओ चला रहे हैं लोग, ये तो ज्यादा बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि आप समाज सेवा के नाम पर पैसे भी ले रहे हो और जो आपका चरित्र होना चाहिए उसमें दोगलापन है।
अच्छा, पूरे देश में बहुत सारे एनजीओ, और जो आप ये बात कहे तो ये सच भी है कि एनजीओ के बारे में जो आम जनता उनकी जो धारणा बहुत गलत है। वो यानी वो सोचते हैं कि एनजीओ केवल पैसा लेकर ही काम कर रहे हैं और वो समाज में उस तरीके से ज़मीनी तौर पर काम नहीं कर पाते हैं। तो आपकी संस्था सरकार से कोई फंड या मदद नहीं लेती है इस तरीके से? देखिए, हम लोग गुड़िया संस्थान सरकार से कोई फंड नहीं लेते। हम लोग हाँ, जो प्राइवेट ट्रस्ट हैं, डोनेशन, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डोनेशन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ा कि गांव से मैं अभी भी हर दो बार अनाज इकट्ठे करता हूँ, है ना। किस तरीके से? अनाज मांग कर इकट्ठा करते हैं, गेहूँ चावल जो सीज़न में जो भी 2 बार ही हम मांगते हैं, और आज तक वो क्रम मेरा जिंदा है और ये लाखों में चला जाता है वो सपोर्ट हम लोगों को। मैं समझता हूँ हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं। मैं समझता हूँ 30-40 लाख का हम लोगों ने इस बार के हमारे बैलेंस शीट में, तो इसमें थोड़े बहुत रकम की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने गाँव से करते हैं आप इस तरीके से? ये हजारों, ये हमारे कम से कम 5-7 जिलों में हम काम कर रहे हैं। किस तरीके से आपका चयन बना है कि लोग कलेक्ट हर गाँव में वॉलंटियर है हमारे, हम कह देते हैं और हमें लोग लाकर पहुँचा देते हैं, है ना। लेकिन आपको खपाना पड़ेगा। आप दुकानदार जैसे, व्यवसायी जैसे काम करेंगे, अपने आप को खपाएंगे नहीं, लोगों के लिए आगे खड़े नहीं आएंगे नहीं, है ना, तो आप सुविधा भोगी तरीके से काम करेंगे, अपनी गाड़ी मोटर और बंगला बनाएंगे, तो लोग बहुत चालाक है, वो पहचान लेते हैं, है ना। मैं इससे खिलाफ नहीं हूँ, आप जहाज से चलिए, आप ऑफिस बनाइए, आप सब कुछ करिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन जो ईमान है वो पूरा 24 कैरेट का होना चाहिए। ईमान में अगर दोगलापन आ जाएगा तो वो तब दिक्कत है। और मैं समझता हूँ गांव के लोग पढ़े नहीं है लेकिन कढ़े सब है, वो आपको नाप लेते हैं ऊपर से नीचे तक, आपके दोगलेपन को देख लेते हैं। अभी आप लगातार जैसे बता रहे हैं कि मैं बेड़िया जनजातियों के साथ काम कर रहा हूँ और समाज में इस तरीके से जो मानव तस्करी है उन लोगों के साथ जुड़कर, यानी उनको सजा दिलाने का काम कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं लगातार। आगे आपकी क्या योजनाएं हैं और किन के बीच जाकर और काम करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक योजना का बात है, मैं बहुत बड़ा भी नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा छोटे चीज़ों में विश्वास रखता हूँ। छोटा चीज़ को ही मजबूती से और अच्छाई से आप करेंगे तो वो नज़ीर बनेगा, उसका रिपल इफेक्ट होगा, वो रेप्लिकेट होगा। और मेरी कोशिश यही है कि जो भी मैंने गढ़ा है, कम से कम जो बाल वेश्यावृत्ति के खिलाफ लड़ाई में और मानव तस्करी की लड़ाई में जो गढ़ा है वो रेप्लिकेट हो इस देश और इस दुनिया के लेवल पर। और इस क्रम में हमारे पास दुनिया के जो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से बच्चे आ रहे हैं और बड़े से बड़े फेलोशिप्स और प्रोग्राम से लोग आ रहे हैं, चाहे वो प्रिंसटन हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हो, चाहे पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस हो, चाहे फुल ब्राइट फेलोशिप हो, मतलब बड़ी से बड़ी जो प्रोग्राम्स मैं समझ सकता हूँ अमेरिका यूरोप के हैं, वो सब हमारे पास आ रहे हैं और यही जानने की कोशिश करो। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि हमारी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए लोग कोशिश कर जुड़ रहे हैं, क्योंकि बात में दम है। मैं रिजल्ट देकर बात कर रहा हूँ। देखिए, कम से कम हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा बच्चियों को रेस्क्यू किया है। हम लोगों ने कम से कम 3500 मुकदमे लड़ रहे हैं और उसके बाद करीब हम लोगों ने 260 कोठों को हम लोगों ने बंद कराने में कामयाबी हासिल की है ना। कम से 1000 लोगों की तो हम लोगों ने बेल खारिज कराई है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने अपने प्रयास से हमने रिजल्ट दिया है, ठीक है। बिल्कुल हम ब्लैक एंड वाइट में बात करना चाहते हैं। हम सिर्फ एनजीओ के लिए रिपोर्टिंग नहीं करते। मैं समझता हूं कि सिर्फ मेरे और डोनर की बात नहीं, मेरी और जनता से संवाद होनी चाहिए। जनता मेरे से पूछे आपने क्या किया और मैं बताने की स्थिति में रहूं, है ना। अभी आपने बताया कि बहुत सारे जो कोठे में काम करने वाली महिलाएं थी वो काम उनका बंद हो गया, तो वो अपनी फिर रोजी के लिए क्या साधन ढूंढ पाएंगे? उनके लिए आपने क्या किया कि वो अपना पेट चला पाए? कई सौ बच्चों को हम लोगों ने कोशिश किया है कि वो अपना अल्टरनेट जीविकोपार्जन शुरुआत कर सके। उसमें बहुतों को हमने मदद किया। बहुतों को जैसे मैंने पढ़ा रहे हैं हम लोग, कुल मिलाकर करीब 7,500-8 हज़ार बच्चों के जीवन में हमने जो रेस्क्यू थे उन बच्चों को हमने कैटर किया, और जो प्रिवेंट करना था, जो सेकंड जनरेशन प्रोस्टिट्यूशन न बने उनके लिए करीब ऐसे 7,500-8 हज़ार के जीवन में हमने किया। और कई सौ बच्चों मतलब कि अपने दूसरी जिंदगी, दूसरे पारी की शुरुआत की भी है उन्होंने। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, अगर कोई चाहता है तो उसमें हम सहयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना देर हो जाता है कि बहुत सी महिलाएं कहीं जाना नहीं चाहती, वहाँ रहना चाहती, तो वहाँ हम उनको प्रोटेक्शन देने के काम कर रहे हैं। तो ये कैसे वो कोठे मालिकों से मुक्त हो सके, कैसे वो दलालों से मुक्त हो सके, कैसे उनको दोबारा तस्करी ना हो सके, तो वो एक बिंदु ये भी है।
हम इसमें नहीं विश्वास करते कि अब सबको काट कर आपको धरती से फेंक देना। वो रहेंगे और इज्जत से रहे, मर्यादा से रहे, उनकी अगली पीढ़ी इसमें ना आए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, और जिस महिला को सहयोग चाहिए उसके लिए तो हमारे दरवाजे खुले ही हैं। आपका मैंने ऐसे गूगल में सर्च कर रही थी और अखबार में भी मैंने पढ़ा था कि आप केबीसी में गए थे और वहाँ आपने प्रश्नों का जवाब दिया और कुछ रकम जीती भी, और अमिताभ बच्चन ने भी आपको व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करके कुछ सहयोग दिया, तो वो क्या, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, मतलब मैं समझता हूँ कि ये सम्मान ही था। मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए नहीं गया था, बल्कि अतिथि के रूप में शुक्रवार को देश से किसी बुलाया जाता है, नामी गिरामी लोगों को बुलाते हैं, तो एक अतिथि के रूप में उन्होंने हमको बुलाया था शुक्रवार को। और उसी क्रम में वो करीब हमको करीब 15-20 लाख रुपए वहाँ मैं जीता, और उसके बाद पर्सनल लेवल पर अमिताभ बच्चन जी ने मुझे 25 लाख रुपए और दिए अपने लेवल पर। तो ये मैं समझता हूँ, देखिए ये सारी चीज़ें, चाहे ये केबीसी हो, चाहे राष्ट्रपति महोदय ने हमें सम्मानित किया है और मुख्यमंत्री महोदय ने भी सम्मानित किया है, और भी मदर टेरेसा का अवार्ड जैसे मैंने बताया, और नानी फाल्के वाला जो है वो अवार्ड हमें मिला। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक चीज़ ज़रूर करती हैं कि आपको हौसला को बढ़ाती है ना, और आपको कम से कम ये कहती हैं कि हाँ भाई, जिस दिशा में आपको वो सही हो और हम आपके साथ खड़े, और इतना ही काफ़ी है। देखिए आपकी समाज में पहचान बनती तो लोग आपसे, वो एक डिटरेंट का काम करता है, वो अपने आप में एक डिटरेंट का काम करता है। देखिए कोई आपसे आकर फील्ड में आपसे कंधा से कंधा नहीं मिलाता, ठीक है ना। और मैं इस बात को बहुत शिद्दत से कह रहा हूँ। मैं अभी अन्ना जी के साथ हेगड़े जी, जस्टिस हेगड़े भी लड़ रहे थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, हम लोग एक जगह प्रेजेंटेशन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि, बोला कि 5 आदमी को निकालना एक शहर से बड़ा मुश्किल हो जाता है जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर एक लाठी खाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो मैं भी अपेक्षा नहीं करता हूँ तो मेरे कंधा से कंधा मिलाकर लोग लाठी खा लें, लेकिन कम से कम अगर दूर से भी वाहवाही कर दे रहे हैं या कुछ दिशा दे रहे हैं, कुछ सहयोग कर दे रहे हैं, जिससे आपका ये इंटरव्यू भी अपने आप में एक सहयोगी है, मैं मान कर चलता हूँ। इससे मैं बहुत अपेक्षाएं नहीं रखता हूँ, जो मिल गया आई एम हैप्पी, मैं आई एम हैप्पी विद दैट, समझे कि नहीं। आप कार्यक्रम में आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने अजीत सिंह से हमारी बातचीत सुनी, बातचीत विस्तार से हुई, जिसमें आपको मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के फील्ड में किस तरीके से काम हो रहा है, कैसी भयानक स्थिति उन स्त्रियों की है, इसके बारे में उन्होंने आपको बताया। उम्मीद ये आपको पसंद आया होगा, और आगे आने वाले दिनों में यदि आप किसी भी तरीके का सहयोग करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।